गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो कंटिन्यू करेंगे हम अपनी सीरीज जो HPASC सेट के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज है। तो आज की सीरीज में मैं आपसे मिसलेनियस वोकैबुलरी जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। मिसलेनियस वोकैबुलरी का मतलब क्या है, जिसमें हम सिनोनिम्स भी डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, इडियम एंड फ्रेजेस भी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब मिसलेनियस टाइप रहेगा। क्लियर? तो आज हम कुछ ऐसी वोकैबुलरी डिस्कस करने जा रहे हैं जो जनरली हमें बुक्स पे नहीं देखने को मिलती, या फिर ऐसा है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के नोटिस में ये वोकैबुलरी नहीं आती। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वोकैबुलरी की इस क्लास को। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन इज टू कैरी द कॉन्विक्शन। इसका क्या मतलब होता है टू कैरी द कॉन्विक्शन? अब इसके लिए चार ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज बी एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ एनीथिंग, सेकंड इज बियर द प्रूफ ऑफ द ट्रूथ, एंड थर्ड इज to be convincing, last is make overture of reconciliation। फिर अब इसका मतलब क्या होता है? टू कैरी द कॉन्विक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज को मतलब किसी चीज का इतना जिसको बोलते हैं रिलायबल होना, ठीक है, या फिर जिसको बोल सकते हैं कि क्रेडुलस होना किसी चीज का इतना कि उसको हम क्या कर सके, उसको हम ट्रू मान सके। ठीक है, मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा कन्विंसिंग होना कि हाँ यार ये इस तरह से मुझे दिख रहा है, ये हो ही जाएगा। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड क्या? टू कैरी द कन्विक्शन। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो क्या होगा? टू बी कन्विंसिंग। किसी चीज का बहुत कन्विंसिंग होना, हमें देखकर लगे या फिर हमें किसी भी प्रूफ में ये लगे कि हाँ ये तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो दैट मतलब किसी चीज का ट्रू मान लेना, या फिर किस चीज को ऐसे मान लेना कि हाँ ये एक्सपेक्टेड है कि ऐसा होगा ही होगा, ये बहुत ज्यादा कन्विंसिंग, तो उसको कहा जाता है क्या? टू कैरी द कन्विक्शन। क्लियर? अब नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को क्या कर देना? सीज कर देना। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है किसी चीज को सीज कर देना। उसके लिए आप किसी अथॉरिटी से भी सीज कर सकते हो, मतलब आप पावरफुल हो, आप इस करके भी सीज कर रहे हो। ठीक है, या फिर आप किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो जब किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, सीज कर दिया जाए बाय यूजिंग अथॉरिटी और एनीथिंग, क्लियर, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कॉन्फिस्केट। क्या कहा जाता है उसको? कॉन्फिस्केट। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, टू सीज बाय इज द राइट आंसर। आवर नेक्स्ट वर्ड इज बैम्बूजल। बैम्बूजल का मतलब होता है कि जब हम किसी को आ, जैसे कह सकते हैं हम जब किसी को ट्रिक करें, है ना, किसी को ट्रिक करें, स्पेशली तब जब हम उससे पैसे ऐंठना चाहते हैं। मतलब इसका जो ज्यादातर यूज है वो तब किया जाता है जब हम किसी से क्या है, मतलब मॉनिटरी वे में जब किसी को हम ट्रिक करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैम्बूजल। क्लियर? लेकिन ये जो इसको और भी टर्म्स में हम यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हम सिंपली इसको यूज करना चाहें तो इसका मतलब क्या है? बेवकूफ बना देना किसी को। ठीक है, और किसी को लूट लेना, बेवकूफ बनाकर लूट लेना, दैट इज कॉल्ड बैम्बूजल। क्लियर? तो इसका जो राइट मीनिंग होगा वो क्या होगा? मिसगाइड। क्या होगा इसका राइट मीनिंग? मिसगाइड। बैम्बूजल का मतलब क्या हो जाएगा? मिसगाइड। क्लियर? सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज टू रिप अप ओल्ड सोर्स। टू रिप अप ओल्ड सोर्स। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो कि यहां पर जो सोर्स का मतलब हमें दे रखा है, ठीक है, तो सोर का मतलब होता है घाव। क्या मतलब होता है इसका? घाव। ठीक है, एंड रिप का मतलब क्या होता है? उखाड़ना। ठीक है, निकालना या उखाड़ना। जैसे किसी चीज को बड़े ही रिप का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज को पकड़ के बड़ी फोर्सफुली खींच देना। ठीक है, तो मान लो आपके शरीर पे घाव है कोई, ठीक है, और ये घाव ना भरने जा रहा है। अब भरने जा रहा है इन द सेंस कि काफी दिन हो गए इस घाव को, और तुम्हें लग रहा है अब ठीक हो जाएगा, और मैं आकर आपकी बाजू पे जो घाव है उसको आकर मैं ऐसे उखेड़ना शुरू कर दूं, उसको, उसकी जो चमड़ी है उसको निकालना शुरू कर दूं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? मैं जो घाव मेरे भरने जा रहे थे उनको फिर से क्या कर रहा हूं? ताजा कर रहा हूं, है ना? तो टू रिप अप द ओल्ड सोर्स का मतलब भी क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, जो हमारा कोई लड़ाई झगड़ा है, ठीक है, जब हमारा कोई लड़ाई झगड़ा है या किसी से कोई विवाद है, ठीक है, उसको हम जब दोबारा से क्या करना शुरू कर दें, दोबारा से उसको जिसको कह सकते हैं नोटिसिएबल बनाना शुरू कर दें, या फिर जिसको ओपन करना शुरू कर दें दोबारा से, ठीक है, दोबारा से उस झगड़े को छेड़ ले हम दोबारा से, तो दैट इज कॉल्ड टू रिप अप द ओल्ड सोर्स। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज टू डिस्ट्रॉय समथिंग, सेकंड इज टू act cruelly, third is to reopen a quarrel, and the fourth one is to inflict pain on someone। clear? तो to rip up the old source का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है to reopen a quarrel।
क्लियर? तो इसका ये मीनिंग हो जाएगा, समझ गए होंगे आप इतनी बात, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक और ईडियम होती है, ठीक है, बरी द हैचेट, बरी द हैचेट, क्लियर? तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि दुश्मनी खत्म कर देना, इसका मतलब होता है दुश्मनी खत्म कर देना, ठीक है। हैचेट क्या होता है? एक हमारे इस तरह से एक औजार होता है, ठीक है, जिससे जैसे लकड़ी काटना है, छोटी मोटी चीजें काटना का काम हम कर लेते हैं, क्लियर? तो इसका यूज किस लिए किया जाता है? इसका यूज तब भी किया जाता था जब हम, जैसे हमारी किसी से लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो अपनी सेफ्टी के लिए इसका यूज किया जाता था, उसको मार सकते थे हम, ठीक है। तो जब हम इसको ही क्या कर दें, इनको ही दफना दें, कि हमने लिया और हमने इनको क्या कर दिया, दफना दिया जी, ठीक है, तो हमने क्या करा, बरी द हैचेट। तो इसका मतलब क्या हो रहेगा कि इसको कब दफनाएंगे हम? जब हमें पता है हमारा कोई दुश्मन ही नहीं है, मतलब जब हम किसी से क्या करेंगे, अपनी दुश्मनी जो है उसको खत्म कर लेंगे, तब हम क्या करेंगे, बरी द हैचेट, क्लियर? तो इसको भी ईडियम को आप याद रखेंगे। ऐसे बहुत सारी हमारी ईडियम्स होती हैं जो एक दूसरे से रिलेट कर जाती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, एक दूसरे से रिलेट कर जाती हैं, तो उसको ये कहेंगे, क्लियर? नेक्स्ट इज सॉरी, ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्रीन इज कोल्ड, ठीक है, मतलब जो हमारे कोई जो एक्सेप्टेड डॉक्ट्रीन है कि यार ऐसे ही होता है, ये ही है, जिस बिलीफ को हमने मान लिया, अब उससे कॉन्ट्रेरी अगर किसी का कोई ओपिनियन हो तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हेरेसी, क्लियर? क्या? हेरेसी इसको कहा जाता है। और इसका कन्वेंशन जो है, कन्वेंशन का मतलब होता है कि एक ऐसा बिलीफ जिसको सच माना जाता है, जैसे शुरू से कुछ ऐसे होते हैं ना हमारे हमारे जो सोसाइटी में कुछ ऐसे कहावतें होती हैं कुछ, या फिर जिसको कह सकते हैं कुछ ऐसे चीजें होती है कि जिनको हम ट्रू मान के चलते हैं कि यार ऐसे ही तो होता है ना, जिसका हमें लॉजिक भी नहीं पता, लेकिन हम उसको मान के चलते हैं कि ये बिलीफ शुरू से ही माना जा रहा है और इसको भी मान लेते हैं, है ना। कि जैसे आपने देखा होगा कि कई जगह पे बड़ी मान्यता होती है किसी किसी चीज की, हमें उसके लॉजिक नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि यार इसकी मान्यता है, बस यहाँ जाके हमने जो भी करना है सो ठीक है, ठीक है। तो उसको कन्वेंशन कहा जाता है। कंट्रोवर्सी आपको पता है विवाद होता है। एडवोकेसी का मतलब होता है कि जब पब्लिक सपोर्ट दी जाए किसी ओपिनियन पे, दैट इज कॉल्ड एडवोकेसी। और एक अगर मैं फॉर्मल टर्म में इसकी बात करूं तो एडवोकेसी तो वो भी होता है जो एडवोकेट जाके जो अपनी दलीलें पेश करते हैं, ठीक है। तो हेरेसी इज द ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिन, क्लियर? नेक्स्ट इज अ जोक्युलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स, ठीक है, मतलब एक ऐसा इंसान, ठीक है, जो बड़े ही मतलब जिसको अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहूँ इस वर्ड को, तो इसका मतलब होता है कि जो बड़ा हंसाता है अपने चुटकुलों से, ठीक है, अपनी हंसने वाली कहानियों से, मतलब उसके पास कुछ ऐसा मटेरियल है जो क्या करेगा, आपको हंसाएगा, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है वैक, ठीक है, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है वैक। योकेल जो है ये उसको कहा जाता है, जैसे उसको बोलते हैं ना कि जिसको काइंड ऑफ गवार इंसान, काइंड ऑफ गवार इंसान, ठीक है, कि जिसको मतलब कुछ नहीं पता कि मोरल्स क्या है हमारे, ठीक है, या फिर जिसको कह सकते हैं कि जिसको सोशल वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हमारी मोरल वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको योकेल कहा जाता है, ठीक है। एऑन वर्ड सॉरी, एऑन वर्ड जो है वो रिलेटेड है हमारा किससे? टाइम से रिलेटेड है, मतलब स्पैन ऑफ टाइम से रिलेटेड, जो बहुत पुराना लंबे समय का जो वो होता है, ठीक है, उसको ये कहा जाता है, क्लियर? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा वैग इज अवर राइट आंसर, क्लियर? चलो, नेक्स्ट इज मच एडो अबाउट नथिंग, मच एडो अबाउट नथिंग। अब मच एडो अबाउट नथिंग जो है, वैसे तो ये एक ना शेक्सपियर का मेरे ख्याल से प्ले है, ट्रेजेडी है आई थिंक, मच एडो अबाउट नथिंग, है ना, शेक्सपियर ने लिखा था ये ट्रेजेडी। तो मच एडो अबाउट नथिंग का मतलब होता है कि बिना किसी वजह से हल्ला गुल्ला करना या किसी चीज पे विवाद कर देना, दैट इज कॉल्ड मच एडो अबाउट नथिंग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेक्सपियर से रिलेटेड है, तो इसको इंपॉर्टेंट मानकर चलना, आपके एग्जाम में हो सकता है कहीं पे आपको ये देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये मतलब शेक्सपियर से रिलेटेड है, तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे, शेक्सपियर से रिलेटेड कोई भी चीज है उसको इंपॉर्टेंट मानकर चला चला करो, ठीक है। और ये चीज देखना कि ये ना आपके जैसे आपकी जो राइटिंग होती है ना, जैसे आपकी एसे राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, और भी जैसे कोई लेटर राइटिंग में तो खैर इसका नहीं यूज करेंगे, लेकिन एसे राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग में आप इस तरह से ना इडियम्स वगैरह यूज कर कर, ठीक है, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का यूज करके, सिनोनिम्स का यूज करके, मतलब आपकी जो पैसिव वोकैबुलरी है उसका यूज करके आप जो है किसी भी
अपने जो भी तुम्हारा आर्टिकल जो तुम राइट मतलब लिखने जा रहे हो, ठीक है, वो बड़ा ही किसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कन्विंसिंग या अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है, जब आप क्या करते हैं, जब आप उस चीज को क्या करते हैं कि बड़े ही उससे शो करते हैं, जैसे आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो बड़ा ही अट्रैक्टिव है। आपके जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, देखो क्या होता है कि जब भी कोई भी हमारी जो ऐसे राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, प्रेसिस राइटिंग है, इसमें नंबर हम कब ज्यादा ले सकते हैं, तब ज्यादा ले सकते हैं जब हमारी जो टेंसेस की नॉलेज, कंडीशनल सेंटेंसेस की नॉलेज एंड एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की नॉलेज बहुत अच्छी है, ठीक है। किस किस की, टेंसेस की, कंडीशनल सेंटेंसेस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, इसकी नॉलेज अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आपकी ये राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगी। क्लियर। और दूसरी बात, अगर आपकी इनके साथ साथ वोकेबलरी भी अच्छी है, अगर आपके पास ये गुण है ना कुछ, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। रीड करो, राइट करो, रीड राइट, रीड राइट, रीड राइट, और आप एक टाइम पर देखोगे कि आपके जो राइटिंग स्किल्स है वो बड़े इंप्रूव हो गए। राइटिंग स्किल्स जो है बड़े इंप्रूव हो गए, और जो कि आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। क्योंकि मैं देखता हूँ ज्यादातर स्टूडेंट मेरे पास आगे कहता है कि सर हमारे ना मतलब हम लिखते हैं लेकिन हमारी राइटिंग जो है वो उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है या उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, तो हम क्या करें। तो इस बात को ये समझ लो, तुम सिंपल सी ये बात समझ लो कि राइटिंग अगर आपने इफेक्टिव बनानी है अपनी, तो सबसे पहले पढ़ना शुरू करो, वर्ड्स को समझना शुरू करो, ठीक है, उनके मीनिंग क्या है, कहाँ यूज होते हैं, इन चीजों को देखना शुरू करो। क्योंकि अगर आप कम से कम भी आपको ना ज्यादा नहीं तो 6 से 7 महीने लगेंगे अपनी राइटिंग को इंप्रूव करने में, राइटिंग इन द सेंस हैंड राइटिंग नहीं, राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने में आपके 6 से 7 महीने लगेंगे। लेकिन 6 से 7 महीने के बाद जो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप उस तरह से करेंगे तो 6 से 7 महीने के बाद जो आपके राइटिंग स्किल्स है ना, तो वो भी आप देख लेना कि किस लेवल पर जाकर पहुंच जाएंगे। क्लियर। तो वोकेबलरी का ना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। वोकेबलरी आपको वैसे भी आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आती है, लेकिन जिस एग्जाम जो आपका टारगेट है, अगर आप उसको हिट करना चाहते हो, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उसके लिए पहले अच्छे से तैयार हो लो। आप अच्छे से तैयार एक बार हो जाओगे तो फिर आप जो मर्जी करते रहो, है ना, फिर आप जितना मर्जी लिखते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि आप तब क्या आप बहुत अच्छे से लिख पा रहे होंगे। तो इन चीजों को थोड़ा सा ना ध्यान में रखना, ठीक है। और वोकेबलरी जो है, जैसे बहुत सारे वर्ड्स भी हमने पहले भी अपने सेशंस में डिस्कस किए हैं, आज भी हम कुछ वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं, इनको ना नोट करते रहो कहीं ना कहीं। नोट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नोट नहीं कर रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपके ये वोकेबलरी जो है ये लीक हो जाएगी आपके माइंड से, है ना। ये वोकेबलरी का मतलब पता क्या होता है कि आपके पास एक जार है, ये आपने इसमें आज 10 वर्ड गिर दिए, 10 वर्ड गिरे, ठीक है, आज आप देखोगे जैसे आपने 10 वर्ड इसमें गिर दिए, आप सुबह उठ के देखना तो यहाँ पर ना एक छोटा सा एक लीक पॉइंट भी होता है, ठीक है, लीकेज भी होती है यहाँ पर, तो यहाँ से ना कुछ वर्ड निकल भी जाएंगे, ठीक है। हो सकता है आपने 10 वर्ड करे, इसमें से 7 आपको याद रह गए अगले दिन, और 3 निकल गए। अब ये जो 3 निकले हैं इनको उठा के तुम्हें दोबारा इसमें डालना होता है। मतलब क्या है, ये जो 3 वर्ड आपको याद नहीं रहे हैं, इनको आपको दोबारा से रिवाइज करना है। आप जैसे ही इनको रिवाइज करोगे, ठीक है, तो इनके साथ साथ आपको पता लगेगा कि इसमें से जो 7 वर्ड हमें याद थे ना, ये भी हम भूल गए। अब अगले दिन ये 10 वर्ड तुम जाके देखना, ये 5 बन जाएंगे, उससे अगले दिन 3 बन जाएंगे, अगर आप इसको रिफिल नहीं करोगे, अगर ये वाला प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे, तो ये फिर ऐसे बनते 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 एक दिन दिमाग से निकल जाएंगे, और बाद में आपको पता लगेगा कि आपने 15 दिन बाद उठा के देखा तो आपको 2 ही वर्ड याद है 10 में से, ठीक है। तो रिवीजन जरूरी है, रोज आप जो भी 10 से 15 20 वर्ड जो भी आप वोकेबलरी के कर रहे हो, इनको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो। और क्या करना है आपको कि जो भी आप वोकेबलरी कर रहे हो, ठीक है, इसको आपको रीफिल करना है, रीफिल करते रहना, रीफिल करते रहना, ताकि लीकेज तो होगी होगी, माइंड से निकलेंगे ही निकलेंगे वर्ड, ठीक है, लेकिन जब आप इनको रीफिल करते रहोगे, रीफिल करते रहोगे, एक बार निकला रीफिल, दोबारा निकला रीफिल, तीसरी बार रीफिल, उसके बाद वो लीक ही नहीं होगा, वो इस वाले कोने में आके बैठ जाएगा, इस वाले में आएगा नहीं, वो इस वाले कोने में आके बैठ गया, मतलब आपके माइंड में वहां जाके सेट होगा कि वहां से अब नहीं निकलने वाला, है ना। जैसे बहुत सारी ऐसी हमारी वोकैबुलरी होती है जो मुश्किल थी, लेकिन हमने बार बार रिवाइज किया और हमारे आज वो ऐसे हो गए कि यार ये तो वर्ड हमें पता ही है क्या होता है ना। तो बस यही करना होता है और हमें कुछ नहीं करना होता है। क्लियर। तो इसका अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा टू मेक फस, टू मेक फस। क्यों, इसका मतलब क्या हुआ कि बिना बात के हल्ला गुल्ला कर देना, या कोई बात है ही नहीं और उसको बड़ा वो कर देना, बड़ा ही जिसको कहते हैं कि विवाद बना देना, ठीक है, बतंगड़, बिना बात का बतंगड़ बना देना, दैट इज कॉल्ड मच एडो अबाउट नथिंग। क्लियर। इंट्रेपिड, इंट्रेपिड का मतलब होता है कि जब बिना भय से, ठीक है, कोई चीज हो जो बिना भय से हो, ठीक है, बिना डर से हो,
मतलब जिसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, बड़े बोल्ड होके जो काम किया जा सकता है विदाउट एनी फियर। क्लियर? तो इंट्रेपिड का मतलब वही होता है कि विदाउट एनी फियर, तो जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फियरलेस। फियरलेस इसका मतलब क्या होता है, फियरलेस। तो इंट्रेपिड का मतलब क्या होता है, फियरलेस। इंट्रेपिड का मतलब क्या है, फियरलेस। क्लियर? नेक्स्ट इज सम पीपल हैव अ हैबिट ऑफ वेयरिंग देयर हार्ट ऑन देयर स्लीव। देखो स्लीव वर्ड जो है ना, इससे आपको बहुत सी इडियम देखने को मिलती है। जो स्लीव वर्ड है, इससे आपको बहुत सी इडियम देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां पर जो इसका मीनिंग है इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। स्लीव से ना ज्यादातर जो वर्ड आपको देखने को मिलते हैं स्लीव से, ठीक है, वो सीक्रेट से रिलेटेड होते हैं। स्लीव से वर्ड जो होंगे वो किससे रिलेटेड टू सीक्रेट होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा टू लाफ, टू लाफ इन स्लीव्स, टू लाफ इन स्लीव्स। ठीक है, टू लाफ इन स्लीव्स का मतलब क्या होता है कि सीक्रेटली हंसना, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, टू लाफ सीक्रेटली, टू लाफ सीक्रेटली। ठीक है, अगर मैं कहूं टू हैव समथिंग इन स्लीव्स, टू हैव समथिंग इन स्लीव्स, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी स्लीव्स में कुछ है, तो इसका मतलब आई हैव अ सीक्रेट प्लान। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू हैव अ, टू हैव अ सीक्रेट प्लान, टू हैव अ सीक्रेट प्लान। क्लियर? टू हैव अ सीक्रेट प्लान। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो स्लीव से रिलेटेड जब भी आपके पास आएंगे ना, तो मैक्सिमम वो सीक्रेट से रिलेटेड होता है। अब उसने कहा वेयरिंग देयर हार्ट ऑन देयर स्लीव्स, वेयरिंग देयर हार्ट ऑन देयर स्लीव्स, मतलब क्या है कि जो उसके अंदर जो सीक्रेट है, ठीक है, उस किसी के सामने रख देना या सबके सामने रख देना। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि कभी हमें कुछ लोग ऐसे देखने को मिलते हैं कि जिनकी क्या आदत होती है, जिनकी आदत होती है कि अपनी फीलिंग्स को सबके सामने रख देना, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके मन में अगर दुख है तो आप सबसे जाके अपना दुख बता रहे हो, अगर आप बहुत खुशी हो आप सबसे जाके खुश बता रहे हो, या आपके मन में कोई सीक्रेट चल रहा है तो आपने सबके सामने खोल दिया जाकर। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनकी कुछ ऐसी हैबिट्स भी होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यह हो जाएगा कि इसका कि कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो अपने जो इनर मोस्ट फीलिंग्स है उनको एक्सपोज कर देते हैं किसी दूसरे के सामने। क्लियर? तो इसका जो राइट मीनिंग बनेगा वो क्या बनेगा, एक्सपोजिंग देयर इनर मोस्ट फीलिंग्स टू अदर्स। इसका ये राइट आंसर बनेगा। ठीक है, कि एक्सपोजिंग देयर इनर मोस्ट फीलिंग्स टू अदर्स, इसका ये राइट आंसर होगा। क्लियर? तो वेयरिंग, इसको देखो, इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है देर ही लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा वेयरिंग वंस हार्ट ऑन वन स्लीव्स। ठीक है, तो स्लीव्स मतलब कोई सीक्रेट जो मन में है वो सबके सामने रख दिया, जो सीक्रेट सब मन में है वो सबके सामने रख दिया, तो इसका ये मतलब हो जाएगा। ठीक है, और स्लीव से रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको देखने को मिले ऐसे कुछ स्लीव तो सीक्रेट से रिलेटेड होती है। और दो इडियम ये मैंने आपको बता ही दिए, टू लाफ इन स्लीव्स, टू लाफ सीक्रेटली, टू हैव समथिंग इन स्लीव्स मतलब टू हैव अ सीक्रेट प्लान। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। राकेश वॉज सेव्ड बाय द बेल when his sister walked in and asked him to take her to dance class। ठीक है, अच्छा यहां से तो जो आपको सेंटेंस मैंने दिया, सेंटेंस से अंदाजा लगाना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि वोकैबुलरी आपको दो तरीके से पूछी जा सकती है, या तो डायरेक्टली पूछी जा सकती है या तो रेफरेंशियल पूछी जा सकती है। डायरेक्टली का मतलब क्या होगा कि डायरेक्ट आपको क्या दे दिया जाएगा, एक फ्रेज दे दिया जाएगा और लिख दिया जाएगा कि इसका मीनिंग बताओ, है ना। जैसे मान लो मैं ये सारा ना लिखकर मैं सिर्फ इतना लिखता, सेव्ड बाय द बेल, तो यहां से वोकैबुलरी का अंदाजा लगाना हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ लिया। ठीक है, लेकिन अगर ये रेफरेंस देके पूछा जाए, मतलब इसके साथ हमारे पास कोई ऐसी स्टेटमेंट हो जो रेफरेंस भी दे रही है, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है कि राकेश वाज सेव्ड बाय द बेल व्हेन हिज सिस्टर वॉक्ड इन एंड आस्क्ड हिम टू टेक हर सॉरी टू डांस क्लास। क्लियर? तो यहां से हमें रेफरेंस मिल गई, मतलब कोई ना कोई हिंट मिल गई। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट आ जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो वर्ड्स जो मीनिंग्स है ना वो आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, आप मतलब बहुत कम आप इस पे
डिपेंड रहना कि हमें कोई ना कोई हिंट मिल जाएगी, जरूरत नहीं ऐसे पूछेंगे वो आपसे। लेकिन एक तरीका ये भी है पूछने का, तो मैंने ये भी इंट्रोड्यूस आपके साथ कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन देख लिए, रेस्क्यूड फ्रॉम एन अनवांटेड सिचुएशन, डिटेन्ड फ्रॉम हिज ड्यूटी, ऑब्लिगेटेड टू कंप्लाई एंड ऑब्लिगेटेड टू कॉपरेट। तो इसका मतलब क्या होता है, सेव्ड बाय द बेल का मतलब होता है कि रेस्क्यूड फ्रॉम एन अनवांटेड सिचुएशन। मतलब क्या हुआ कि कुछ कई बार सिचुएशन ऐसे रहते हैं कि हम ये काम नहीं करना चाहते, हम ये काम नहीं करना चाहते, लेकिन हमें फिर भी करना पड़ रहा है काम, ठीक है। लेकिन अगर हम उससे बच जाए, अगर वो काम जो हम नहीं चाहते वो करना, अगर हम उससे बच जाए, तो उसको क्या कहेंगे, सेव्ड बाय द बेल, सेव्ड बाय द बेल, ठीक है, सेव्ड बाय द बेल। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप एक ऐसी सिचुएशन से बच गए जो आपके लिए फेवरेबल नहीं थी। मतलब जैसे उसने अपने भाई को कहा कि मेरे को डांस क्लास तक ले जा, अब भाई लगा हुआ फोन में, है ना, भाई की बात चल रही है गर्लफ्रेंड से, और भाई लगा हुआ फोन में, अब वो कह रही है मेरे को वहां छोड़ के जाओ, वहां पे वो मतलब बात बनने ही वाली है उसकी, है ना। वो कहेगा मैं कैसे जाऊं भाई, मैं कैसे जाऊं। तो वहां पे फिर अनवांटेड सिचुएशन है उसके लिए, अगर वो अनवांटेड सिचुएशन है तो फिर वो उससे बचना चाहेगा। तो सेव्ड बाय द बेल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अनवांटेड सिचुएशन से बचना, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज ये होती है, एक चीज ये भी होती है, हमें वोकैबुलरी के लिए ना कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस बनानी होती हैं, ठीक है। जैसे अब तुम इस वोकैबुलरी को नहीं भूलोगे जो मैंने तुम्हें बता दिया ये बोला, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें ऐसी सिचुएशंस बनानी होती है कि उससे रिलेटेड अगर वोकैबुलरी अगर हमें याद हो गई तो वो नहीं निकलती दिमाग से, ठीक है। तो कुछ ना जोड़ते रहा करो कहीं ना कहीं से, कि ऐसे है वैसे है ये है वो, अपनी लाइफ से रिलेट करते रहा करो। और दूसरी बात क्या है कि इन वर्ड्स को यूज करते रहा करो बार 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 बार, क्योंकि जैसे आपने आज क्लास लगा लिया, आपने कुछ वर्ड देख लिए, जान लिए, अगर आप इनको यूज नहीं करोगे ना तो ये आपके बड़ी जल्दी दिमाग से ड्रेन हो जाएंगे, बड़ी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको यूज करते रहोगे तो ड्रेन होने में ये टाइम लेंगे, ठीक है। क्योंकि यूज कर रहे हो तो ड्रेन, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आ जाएगा कि ड्रेन होने का सवाल ही नहीं पैदा होगा, ड्रेन होंगे ही नहीं है आपके, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये जो है बात, इसको अपने मतलब मैं कहता हूँ अपने रूम में बड़ा सा करके लगा दो इसको, जो आपका रूम है, जहां भी आप पीजी में रह रहे हो या अपने घर पे रह रहे हो, कहीं पे भी जो आपका रूम है, बड़ा करके लगा दो इसको कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फिर क्योंकि ये चीज सच में ही है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, कुछ नहीं है मुझ में और आप में, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि मैंने प्रैक्टिस आपसे ज्यादा की, आपने मेरे से कम की, बस। जिस दिन आप प्रैक्टिस कर लोगे, हो सकता है आप मुझसे भी ज्यादा आगे निकल जाओ, है ना। हो सकता है आप अभी भी मुझसे ज्यादा आगे हो, ये भी पॉसिबल है, क्लियर। तो मतलब प्रैक्टिस की बात है, अगर आपने मुझसे ज्यादा प्रैक्टिस की है तो आप मुझसे ज्यादा इंग्लिश के वर्ड्स को जानते हो, आप इंग्लिश के ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को मुझसे ज्यादा जानते हो। अगर आपने मुझसे कम प्रैक्टिस की है तो शायद अभी नहीं जानते, लेकिन मेरे बराबर प्रैक्टिस कर कर या फिर कुछ प्रैक्टिस कर कर आप मेरे बराबर पहुंच सकते हैं। तो सिर्फ डिफरेंस यही है मुझ में और आप में, क्लियर। तो ये हमारे कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स थे जो आज हमने डिस्कस किए डिटेल में। और मैं ये चाहूंगा कि आप और भी इससे रिलेटेड वर्ड्स जो है वो मतलब याद करें, डिस्कस करते रहे, क्लियर। क्योंकि मैं हर हफ्ते कोई ना कोई आपके लिए जरूर ऐसे लेकर आऊंगा। और मैं हो सका, अगर पॉसिबल हो सका, तो आपके लिए मैं कुछ वोकेबलरी की सीरीज भी शुरू करूंगा। क्योंकि देखिए ग्रामर तो आप लोगों की ठीक ही होगी, है ना, थोड़ी बहुत आप लोगों ने पढ़ी होगी ग्रामर। और अगर ग्रामर आपकी सही नहीं है तो आप वो भी मुझे सजेशन जरूर दीजिए, ठीक है। और इस चीज की मैं सजेशन आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, आपको मिसलेनियस करना है कि ग्रामर प्लस वोकैबुलरी दोनों ही चलने दो, या फिर वोकैबुलरी की सीरीज आपको लेकर चलनी है कि सर हमें वोकैबुलरी की ज्यादा जरूरत है तो वोकैबुलरी हमें ज्यादा पढ़ाओ, ठीक है। या फिर सिर्फ ग्रामर की जरूरत है तो ग्रामर ज्यादा पढ़ाओ। तो अपनी सजेशंस जो है ना आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है, कि आप लोगों को क्या करना है, ग्रामर प्लस वोकैबुलरी या फिर ओनली वोकैबुलरी या फिर ओनली ग्रामर। तो जो भी आपकी सजेशन होगी वो जरूर देना, क्योंकि हम लोग आपके लिए ही यहां पर आ रहे हैं। तो जो डिमांड आपकी है, जो आप चाहते हैं कि सर इस तरह से शुरू करो, ठीक है, तो उस तरह से भी शुरू किया जाएगा, क्योंकि आपकी सजेशन ही हमें बेटर बनाएंगी, क्लियर। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि आपको जो अपना पढ़ना है वो दोनों ही पढ़नी है, ग्रामर भी वोकैबुलरी भी। लेकिन अभी कौन सी सीरीज हमें शुरू करनी चाहिए, ठीक है, ये चीज आप लोग मुझे बता देंगे, क्लियर, ये चीज आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूं और मिलेंगे अपने अगले सेशन में कुछ न्यू वर्ड्स के साथ, कुछ न्यू वोकैबुलरी के साथ, या फिर जो भी आपकी सजेशन के बाद अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या शुरू करना है, सीरीज कौन सी शुरू करनी है, ग्रामर सीरीज शुरू करनी है या फिर हमें वोकैबुलरी सीरीज शुरू करनी है, क्लियर। तो मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू, बाय।